नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो हिंदी का यूपी टेट में जो आया था वो पोर्शन करेंगे भाई, सोल्व करेंगे और उससे संबंधित आगे भी आपके कुछ आ सकता है। तो वैसे देखो, जो हमने विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको जो वीडियो मिलेंगी व्याकरण की, प्रत्येक प्रश्न वहां से आया हुआ है भाई। अब देखो, अब और सॉल्यूशन करेंगे तब और पता लग जाएगा। तो देखो, इसमें एक प्रश्न आया हुआ है, बोना का तत्सम शब्द क्या है। अब देखो, ये तत्सम तद्भव शब्द आपको कुछ याद करने पड़ेंगे भाई। अब बोना है तो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे वामन है, वपन है, वाम है। तो इसमें सही जो ऑप्शन आना था भाई वामन। अब देखो, वामन आप सबको पता है, बोना होता है भी छोटा जो कद का रह जाता है उसको बोलते हैं बोना। और वामन तो देखो एक अवतार भी भगवान ने लिया था और वो 52 अवतार का धारण करके भगवान गए थे भिक्षा मांगने और 3 कदम भूमि मांगी गई थी। तो वो सब क्या है भी वामन, यानी कि छोटे एक सामान्य से कम कद के आदमी को बोलते हैं भी वामन। ये तत्सम आया हुआ था, यानी कि संस्कृत में हम क्या कहेंगे, वामन तत्सम में, और तद्भव उसका क्या हो जाएगा, बोना। अब देखो भाई, जैसे धूमकेतु है, धूमकेतु का पर्यायवाची पूछा गया है धूमकेतु। अब धूमकेतु आप सब जानते हो भाई, धूमकेतु क्या है, एक तारा है और देखो उसको पुच्छल तारा भी बोलते हैं। उसके पीछे आपको दिखाई देगा, अगर आप देखोगे तो ऐसे जैसे अग्नि सी जल रही है, कुछ पूछ में जैसे आग सी लगी हुई है, ऐसा कुछ होता है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द पूछा गया है वो है भाई अग्नि। पर्यायवाची शब्द हम करवा चुके हैं, पीछे जाके देखना, वीडियो मिलेगी आपको महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है उनकी। इसकी देखो, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब ये गद्यांश आ गया भाई, गद्यांश के अनुसार प्रश्न, वो तो आप लोग देख लेना। अब देखो, इसमें कफन कहानी पूछी गई है भाई। कफन कहानी किसकी है, कुछ देखो, अब जो सामान्य पेपर होते हैं ना उसमें व्याकरण के साथ साथ हिंदी लिटरेचर यानी कि साहित्य के प्रश्न भी डाले जाते हैं। और हमने एक 20 या 22 मिनट की एक वीडियो बनाई थी भाई HSSC स्पेशल, क्योंकि ये एकेडमी जो है वो हरियाणा में है भाई। तो HSSC स्पेशल, क्योंकि आप पेपर सब जगह का सेम आता है भाई, चाहे वो यूपी का है, हरियाणा का, राजस्थान का, क्योंकि व्याकरण क्या बदलेंगे वही है सब जगह। और उसमें साहित्य के कुछ प्रश्न आजकल यहाँ भी आप लोगों के यहाँ डाले गए हैं, यूपी में और हरियाणा में भी डाले जाते हैं पेपर में। तो हरियाणा का जो HSSC स्पेशल पेपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें से 3 प्रश्न आए हुए हैं आपके भैये। एक तो वो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का, और एक जूठन ये आत्मकथा। देखो, मैंने उस दिन बहुत महत्वपूर्ण जो सभी रचनाएं करवाई थी, एक 20-22 मिनट के वीडियो अगर आप देख लिया होता आपको तो 3 नंबर मिल जाते। देखो, जूठन आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है भैया। ये दलित रचनाकार हैं और इनकी जो आत्मकथा मानी जाती है भाई जूठन। और एक आया था भाई गुनाहों का देवता। देखो, ये गुनाहों का देवता, और एक था भाई सूरज का 7वां घोड़ा। ये वहां दोनों तीनों उसमें करवाए गए हैं और तीनों आपके पूछे गए हैं। ये गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है और ये भी धर्मवीर भारती का है भाई। अब देखो क्या है कि एक इसके साथ और करवाया गया था, ठेले पर हिमालय, वो भी कई बार पूछा जाता है। और ये वहां भी मैंने बताया था उस क्लास में भी, और आज भी बता रही हूँ, गुनाहों का देवता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि KBC जैसी जो बड़े मंच पे आयोजित होती है ना, जो प्रतियोगिता ही लगा लो वो एक प्रकार की, वहां भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो आप ये मानो कि जीके के ही प्रश्न बन जाते हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो। देखो, कफन कहानी पूछी गई है, जैसे प्रेमचंद की है भाई कफन कहानी। अब देखो, कफन कहानी आपके सिलेबस में लगी होती है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है BA में तो आपको BA के सिलेबस में मिलती है ये कफन कहानी। और आप सब बच्चे आप जानते हो कफन कहानी के बारे में, घीसू और माधव है, और वो दोनों आलू चुरा कर लाते हैं और किसी के खेत से बहुत कामचोर दिखाया गया है। दलित विमर्श की, देखो दलित विमर्श पर और ये सेमिनार होते हैं, वहां पे काफी बहस का मुद्दा बनता है, ये बहस छिड़ती है इसके ऊपर,
क्योंकि दलित लोग कहते हैं कि ये मजाक उड़ाया गया है दलितों का कि भाई दलित क्या सच में इतने कामचोर और संवेदनहीन होते हैं कि उनकी पत्नी मर रही है और वो प्रसव पीड़ा से तड़फ रही है और दोनों आलू खाने में व्यस्त हैं, बिल्कुल भी कोई जाके देखने को तैयार नहीं है, इस भय से कि अगर मैं चला गया तो पीछे से ये सारे आलू खा जाएगा। और खा क्या रहे हैं, ये मानो कि गटक रहे हैं, इतने गर्म है कि तलवा जल रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, भूख है, ये सबसे बड़ी है भाई। जिसका पेट भरा नहीं है उसके आगे संवेदना और ये चीजें मायने नहीं रखती। तो देखो ये क्या है कि कफन कहानी क्यों पूछी की, क्योंकि बहुत ज्यादा ये विषय रहता है भाई। यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी जाते हो, दलित विमर्श पे जब भी सेमिनार होते हैं तो इसके ऊपर बहस होती है भाई। कुछ लोग इसका जो मानते हैं कि ये दलितों के लिए लिखी गई है, अच्छी नहीं है, प्रेमचंद जी ने व्यंग्य किया है दलितों पे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वहां बताया गया कि जहां काम या मेहनत की वैल्यू नहीं है वहां काम करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो भूखा मरना ही है तो फिर काम करके भी भूखा मरना है और फिर आराम से भी, तो क्यों काम क्यों किया जाए। ये तो बहुत ज्यादा बड़े फिलोसोफर आप इसको मान सकते हो, घिसू और माधव को। तो ये क्यों पूछी गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है प्रेमचंद जी की। इसी तरह से देखो गोदान इनका उपन्यास है, कृषक जीवन के ऊपर, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, ये सब भी पूछे जाते हैं। अब देखो जो अगला प्रश्न पूछा गया ये है भाई, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये पूछा गया है कि इस पंक्ति में अलंकार, देखो अलंकार हमने नहीं करवाए हैं, लेकिन जल्द ही अलंकार की बहुत बड़ी 2 क्लासेज में होंगे भाई, लेकिन बिल्कुल गंभीरता से अलंकार करवाए जाएंगे और उदाहरण ही आपको वो दिए जाएंगे। शायद आप 20 या 25 उदाहरण याद कर लेना, आप ये ऐसी टेट परीक्षाओं में तो आपको वहीं से मिल जाएगा। तो इसमें क्या भाई रूपक अलंकार है। देखो अब एक आया राम धीरे धीरे पढ़ता है, और इसमें क्या पूछा गया, राम धीरे धीरे पढ़ता है। और इसमें पूछा गया है कि अव्यय कौन सा है। अब अव्यय के भेद आपको पता होना चाहिए। तो देखो अव्यय करवा चुके हैं हम, पीछे देखना, अव्यय के 4 भेद है भाई, और एक 5वां निपात भी करवाया था, क्योंकि वो भेदों में नहीं गिना जाता, लेकिन सीटेट वगैरह में बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। अब देखो धीरे धीरे, देखो कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे और अव्यय नहीं आता आपको तो भी आप आसानी से बता सकते हो। देखो ये क्या है भाई, क्रिया है, क्रिया तो हम पढ़ चुके हैं, क्रिया है भाई। अब क्रिया क्या है, पढ़ना। अब पढ़ना है जो कैसे हो रहा है कि धीरे धीरे, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण हम कर चुके हैं, उसमें बताया था विशेषण क्या होते हैं भाई, जो संज्ञा और सर्वनाम, सिर्फ 2 की विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा। यदि राम की विशेषता बताई जाती तो राम क्या है भाई, संज्ञा, फिर तो क्या होता, वो विशेषण होता। लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय का एक भेद है। और इसमें देखो दिया गया है संबंध बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो देखो ये क्या है, क्रिया विशेषण है भाई। आप आसानी से पहचान सकते हो, हम क्रिया कर चुके हैं विशेषण वाले में भी। और अलग से जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी HSSC स्पेशल, उसमें भी ये करवाया गया था, क्योंकि यहाँ भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके वहां भी। अब देखो अगला प्रश्न एक यहाँ है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें पूछा गया भाई कारक। अब देखो इसमें कारक पूछा गया है, हिमालय से गंगा निकलती है। कारक का टॉपिक अभी नहीं हुआ है, जल्दी करवा देंगे। 10 दिन में आपको पूरी व्याकरण करवा दी जाएगी। कुछ टॉपिक हो चुके हैं और कुछ हर रोज एक एक लेकर आएंगे। और जो टॉपिक हो चुके हैं उसमें से ये लगाओ आप कि उदाहरणों सहित ऐसे कैसे प्रश्न उठाए गए हैं, आप पीछे जाके देख सकते हो। अब देखो हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि गंगा निकली, कोई नदी है, गंगा सब जानते हो, गंगा नदी है पवित्र हिंदुओं की। अब देखो ये भाई ऐसे ये निकली, मान लो ये है हिमालय पर्वत है।
अब यहां से निकली तो ये तो ऐसे निकल गई, यानी कि अलगाव हो गया। अलगाव का मतलब जहां अलगाव होगा वहां क्या होगा भाई, अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, अगर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पत्ता क्या है कि अलग हो गया पेड़ से, यानी कि अलगाव हो गया पेड़ और पत्ते का, तो क्या है यहां अपादान कारक है भाई। इसी तरह से कि राम दिल्ली से मुंबई चला गया, तो अब इसमें देखो दिल्ली से मुंबई, मुंबई चला गया, यानी कि दिल्ली से अलग हो गया। अब कई जगह देखो अपादान कारक के 2-3 पहचान आप याद रखो, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा भाई। देखो अपादान कारक की पहचान क्या है भाई, अपादान कारक में क्या होता है भाई, इसका विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह क्या होता है, से पृथक, यानी कि से अलग होना। देखो ये इसका प्रसर्ग चिन्ह होता है से, लेकिन देखो अलग होना कई जगह 2-3 बात याद रखो। अलगाव में तो आपको पता चल गया भाई, एक तो क्या दिखेगा, अलगाव का भाव दिखेगा, दूसरी भी तुलना की जाएगी, किसी भी चीज की तुलना की जाएगी। जैसे राम सीता से लंबी है ना, हाँ राम सीता से लंबा है, सॉरी राम सीता से लंबा है। तो देखो अब इसमें क्या है भाई कि दोनों की तुलना की गई है, राम की और सीता की, यानी कि राम ये है तो सीता इतनी है भाई। यानी कि यहां अगर आप देखो ना अलगाव वाली बात, तो भी पीछे छोड़ दिया सीता को राम ने और आगे निकल गया। तो जहां भी तुलना का भाव, देखो ये तो पहचानने में बहुत आसान था, आपने आराम से पहचान लिया कि हिमालय से गंगा निकलती है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आपके ऐसा भी आ सकता है कि राम सीता से लंबा है, या कोई भी और कुछ लंबाई से ऐसा कुछ, तो देखो भाई तुलना जहां की जाएगी दो वस्तुओं की, दो मनुष्यों की, व्यक्तियों की, किसी की भी, वहां भी क्या होगा भाई, अपादान कारक। तीसरी एक बात और याद रखो कि जहां भी भय होगा, भय है डर है, कहीं भी एक ही बात है भय डर। जैसे राम सांप से डर गया, देखो हरियाणा टेट में प्रश्न पूछा गया था एक बार, राम सांप से डर गया। अब देखो ये डर या भय का भाव जहां होगा वहां हम अपने आप पीछे हटेंगे। ये नहीं है कि सांप आ गया, अब मेरे सामने सांप आ गया तो ये नहीं है कि मैं ये कहूंगी कि सांप आ गया, नहीं, वो मानसिक हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं एकदम पीछे अपने आप को बचाने के लिए कि सांप से डर लगा, यानी कि अलगाव करेंगे, हम उससे दूर होंगे। तो वो क्या है, अलगाव, भय या डर जहां होगा वहां भी अपादान कारक है। और तीसरी बात है भाई लज्जाना या शर्माना, जहां भी शर्माना होगा या लज्जाना वहां भी क्या होगा भाई, अपादान कारक होगा। ये अपादान कारक की आप 1-2 बात याद रखना, लज्जा या शर्म का भाव जहां होगा वहां भी अपादान कारक होगा। जैसे देखो नई नवेली बहू ससुर से शर्मा गई, ये भी पूछा गया है भाई एक बार, नई नवेली दुल्हन ससुर से शर्मा गई, ऐसे के ऐसे पूछा गया था भाई। ऐसे के ऐसे पूछा गया था, तो यानी ऐसा जहां होगा वहां भी क्या होगा भाई, अपादान कारक होगा। ये बात आपको याद रखनी है भाई। अपादान कारक की ये 2-3 बातें आपने देखी कि जहां भी अलगाव होगा, तुलना होगी, भय होगी या लज्जा या शर्म होगी, वहां क्या होगा, अपादान कारक। और कारक देखो 2 ही पूछे जाते हैं, 2 ही में कंफ्यूजन होता है, और तो सभी आते हैं, सब बता सकते हैं, विभक्ति चिन्ह या ऐसी पहचान होती है। एक दूसरा पूछा जाता है भाई संप्रदान कारक। देखो संप्रदान कारक क्या है,
संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है भाई? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब देखो, एक बार प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की किसी परीक्षा में कि क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखो, बच्चे काम पर जा रहे हैं और पूछा गया कौन सा कारक है। तो अब इसमें अगर आप विभक्ति चिन्ह पर जाओगे तो बहुत गलत आप उत्तर देने वाले हो यहाँ, क्योंकि में और पर विभक्ति चिन्ह किसका होता है भाई? अधिकरण कारक का। लेकिन यहाँ संप्रदान कारक है, यानी कि बच्चे काम के लिए जा रहे हैं, न कि काम के ऊपर बैठेंगे थोड़ी ना, काम तो करने की चीज है। तो काम ये इस तरह के, जैसे देखो कई बार आता है कि भिखारी को खाना दो, ये पूछे गए हैं भाई, भिखारी को खाना दो। अब इसमें भी पूछे आपसे कौन सा कारक है, तो देखो को विभक्ति चिन्ह पे जाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन भिखारी के लिए खाना, ये बात है भाई, यहाँ कहने का भाव ये है कि भिखारी के लिए खाना दो, तो यहाँ भी संप्रदान कारक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं जो अपवाद में दिखते हैं। कारक दिखने में आसान है लेकिन गलतियां बहुत करते हो इसमें। अब अगला देखते हैं भाई, अगला क्या, एक क्रिया से भी प्रश्न आया हुआ है, और क्रिया हम 2-3 दिन पहले ही करवाई गई आपको, और वहां से ऐसे के ऐसे प्रश्न उठाया गया है भाई क्रिया का। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, आप पीछे देखना जाके हमारी वीडियो में। देखो, अब वर्ण का टॉपिक पहला करवाया था और पूरे उच्चारण स्थान करवाए गए हैं, और ये लगाओ आप ट्रिक से बताए गए हैं बिल्कुल आसानी से। देखो, वह का उच्चारण स्थान पूछा गया भाई। अब मैंने बार बार वहां रिपीट किया था कि वह एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से होता है। क्या? जिसका उच्चारण 2 स्थानों से होता है, यानी कि इसके उच्चारण में मुख विवर के 2 भाग स्पर्श होते हैं भाई। दंतोष्ठ, दांत भी काम करते हैं और क्या करते हैं भाई? होठ भी। दंतोष्ठ है भाई ये, और ये बार बार बताया था। अब देखो एक बार फिर, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। उच्चारण स्थान देखो, कै वर्ग है, फिर च वर्ग है। देखो इनको सीरीज में लिखते हैं पहले, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं भाई। कै से मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, आप सब जानते हो। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे मुख विवर में क्या आता है भाई? कंठ, उसके बाद तालव, तालव के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ। यानी कि 5 तो ये है, और 5 ही हमारे मुख विवर में 5 स्थान हैं जहां से हम उच्चारण करते हैं। तो अब देखो यहाँ क्या, कै वर्ग को लगा दो भाई, सीधा सीधा पहले नंबर पे है, और पहला क्या? कंठ। बिल्कुल आसान बताया था तरीका। दूसरा क्या है भाई? तालु है, और च वर्ग है तो लगा दो भाई तालु। तीसरा क्या है? ट वर्ग है, और तालु के बाद जो मसूड़े बोलते हो ना आप, दांतों के पीछे जो उभरा हुआ भाग है, वो होता है भाई मूर्धन्य। उसको मुर्दा बोलते हैं या मूर्धन्य कह सकते हो आप। और उसके बाद त वर्ग क्या है भाई? मसूड़ों के बाद क्या आएंगे? दंत, दंत है ये। और फिर क्या है भाई? प वर्ग यानी कि ओष्ठ है, फिर होठ है तो ओष्ठ है। अब देखो ये बिल्कुल आसान है, और इसके साथ ही जोड़े गए थे, जैसे स है, ये ऊष्म व्यंजन, और क्या बच गई भाई? अंतस्थ व्यंजन। वो कैसे लिखेंगे? तो देखो यहां से ही शुरुआत करवाई गई थी, इसको छोड़ दो, यहां लिख दो भाई य, और फिर यहां लिख दो र, ये रे ले, व को रहने दो। उसके बाद देखो स है। ऊष्म व्यंजनों का क्रम पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले ये वाला श आता है, उसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये है। ये है भाई हमारे ऊष्म व्यंजन। अब यहां से उठाओ, फिर यहां रख दिया ये वाला, यानी कि ये वाला श कैसा हो गया भाई? तालव्य स। और ये वाला कैसा हो गया भाई? मूर्धन्य स। और ये वाला कौन सा हो गया भाई? दंत स। और है को ऊपर ले जाओ भाई यहाँ, यानी कि ये कंठ में, वैसे इसका स्वर यंत्रमुखी
अलग से ही एक उच्चारण स्थान होता है, लेकिन कई बार अगर स्वर यंत्रमुखी नहीं दिया हो तो उसको कंठ भी मान लेते हैं। ये देखो इतनी आसानी से। और फिर यहाँ लिखवाया गया था कि वह एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान है 2 जगहों से होता है भाई। तो वो क्या है? दंतोष्ठ। और ये पूछा गया है आपके पेपर में। अब जरूरी नहीं है वह ही पूछा जाए, और किसी का पूछ लेंगे आपसे तो आप ये आराम से याद कर सकते हो। पीछे एक पहली जो हमारी व्याकरण की क्लास आई थी वो आई थी भी वर्ण विचार, और उसमें आप देख लेना बहुत अच्छे से समझाया गया है स्वर और व्यंजन सभी का उच्चारण स्थान, और बिल्कुल ट्रिक से आसानी से समझ में आएगा, आपके कभी नहीं भूलोगे फिर। अब देखो भाई संज्ञा का टॉपिक हमने करवाया था भाई आपका जो पेपर था ना उससे पहले वाले दिन। अब देखो संज्ञा के टॉपिक से ही एक प्रश्न आ गया कि तेजाब ऐसे लिखा हुआ है भाई तेजाब, और इसमें कौन सी संज्ञा है पूछी गई है, और इसमें भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आप सबको पता है कि तरल पदार्थ जिसमें आएंगे वो क्या है भाई? द्रव्यवाचक है भाई। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, वहां भी करवाया गया था, यहाँ फिर देखो जो सभी धातुएं है ना वो इसमें आएंगे भी, सभी धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा, कुछ भी है वो इसमें द्रव्यवाचक, क्योंकि तरल में होती है धातुएं तरल अवस्था में। और फिर क्या है? तेजाब भी इसमें आ गया। और क्या बताया गया था भाई? घी है, तेल है, ये सब किसमें भाई? द्रव्यवाचक में। इसी तरह से देखो लकड़ी एक बार पूछा गया था, और लकड़ी भी आप इसी में मानोगे भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। लकड़ी भी पूछा गया है कई बार, तो आप द्रव्यवाचक संज्ञा में ही रखेंगे लकड़ी को। एक बार आंधी और तूफान दोनों, आंधी पूछा गया था वो किसमें है भाई? जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे आप आंधी को। और इसी तरह से समूह में तो आपको पता है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि देखो जितने भी आज तक प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो टेट परीक्षा है कहीं की भी, किसी स्टेट की, या फिर पीजीटी की है, टीजीटी की है, प्राइमरी लेवल की, कोई भी हो चाहे, लेकिन जातिवाचक संज्ञा से ही प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। और जातिवाचक संज्ञा में फिर क्या? जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद, ये उपभेद हैं। देखो एक बार संज्ञा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, आप देख लेना, पूरी क्लास आपको संज्ञा की मिलेगी हमारे YouTube चैनल पे। देखो संज्ञा में क्या है भाई? संज्ञा के भेद बताए 3। कौन कौन से भाई? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबको पता है आपको व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष का नाम जो है व्यक्तिवाचक है। दूसरी क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा। और तीसरी क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा अगर भेद पूछ लिए जाए तो 3 बताने हैं भाई, 5 नहीं। अर्थ के आधार पर कई बार 5 मान लेते हो आप, वो किताबों में भी होते हैं, लेकिन आप अध्यापक बनने वाले हो और बच्चों को पढ़ाने वाले हो तो गलत पढ़ाने से अच्छा है कि न पढ़ाया जाए। तो देखो अब जातिवाचक संज्ञा के फिर से 2 उपभेद किए गए भाई, एक तो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है भाई समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में तो हमने देखा घी, तेल, धातुएं वगैरह हैं, और समूहवाचक में क्या है? जैसे परिवार है भाई, परिवार है, सेना है, सभा है, समिति है, आयोग है, या फिर जैसे एक बार जनता पूछा हुआ शब्द है, कैसी संज्ञा है? तो जनता वैसे तो एक वचन में भी पूछ लेते हैं कई बार कि लेकिन यहाँ क्या है, हम संज्ञा की बात कर रहे हैं तो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है भाई। ये संज्ञा के बारे में प्रश्न, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता भाई। देखो अब क्या है भाई, हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाए हुए हैं भाई। पूरी आपको सभी महत्वपूर्ण जो है वो मिलेंगे वहां। और यहाँ पूछा गया भाई खाने की इच्छा। देखो खाने की इच्छा क्या होता है भाई? खाने की इच्छा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो है भाई बुभुक्षा। अब देखो वहां करवाया गया था एक जिजीविषा, बहुत बार पूछा जाता है भाई जिजीविषा, जिगीषा, इसी तरह से पूछा जाता है भाई तितिरसा, तैरने की इच्छा, तितिरसा,
तो ये ऐसे शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द की हमने अलग से एक छोटी सी 5 या 7 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। अगर आप देखते तो आपका नंबर शायद ठीक हो जाता। अब देखो भाई आगे अगला जो सवाल है ये है भाई, एक लोकोक्ति आई हुई है भाई, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर। अब देखो ये आप सब बता सकते हो शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं। एक तो है भाई संपन्नता, संपन्नता का तो क्या मतलब, यहाँ एक असंभव कार्य ये भी नहीं है, एक से बढ़कर दूसरा। देखो हम सामान्य जीवन में भी हमारे माँ बाप, हमारे परिवार के बड़े लोग हमें हर रोज घर से बाहर निकलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और यदि कोई फिर भी उलझे जबरदस्ती हमसे, तो हम ये मन में सोच लेते हैं कि रहने दो, जाने दो, इसको अपने आप कोई मिल जाएगा अधिक ताकतवर। तो उसका मतलब यही है भाई, यानी कि शेर को सवा शेर अपने आप मिल जाएगा, उसको सुधारने वाला हमें जरूरत नहीं है, हम अपने काम से काम रखें। तो इसका जो आएगा भाई लोकोक्ति का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा। ये तो देखो सामान्य सी बात हमारे जीवन में हम हर रोज ये करते हैं भाई। इसके बाद फिर आया भाई परवर का विलोम आया भाई, परवर है परवर, परवर का विलोम है भाई अवर। ये विलोम शब्द का भी हम बना चुके हैं, एक छोटी सी अलग से आपको वीडियो मिलेगी विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके आप देखना। और एक प्रश्न है भाई फिर, देखो एक जूठन आत्मकथा मैंने बता दी भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। फिर है भाई एक ये सब्ज बाग दिखाना। जब देखो भाई ये अब क्रिया आ गया है क्रिया का, और क्रिया का अभी 2-3 दिन पहले हमने एक पूरा एक शायद 15-20 या 30 मिनट का होगा, ज्यादा से ज्यादा एक क्लास बनाई थी आप लोगों के लिए। उसमें से ही सब कुछ पूछा जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ देखो बताया गया है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, यानी कि एक, देखो मैं बताती हूं आपको, उदाहरण देते हैं भाई। जैसे देखो वह खाना खाकर सो गया। अब देखो क्या किया उसने, पहले खाना खाया, एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया में लग गया फिर एक क्रिया पूरी होने के बाद। तो इस क्रिया को हम ऐसी क्रिया जहां होती है वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं भाई। और ये पूर्वकालिक क्रिया ही पूछी गई थी आपसे, पूर्वकालिक क्रिया। आप क्रिया में जाके देखना सब करवाया गया है पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि देखो वह नहाकर वह नहाकर या राम नहाकर विद्यालय चला गया। अब देखो यहाँ क्या है, एक क्रिया पहले हुई और फिर दूसरी क्रिया हुई, तो यहाँ क्या है भाई पूर्व। ऐसे वाक्य इसमें पूछा गया कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है तो वहां कौन सी क्रिया होती है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है भाई। यानी कि पहले वाली ये क्रिया है, इसको क्या कहेंगे हमें, पूर्वकालिक क्रिया। और ये देखो परिभाषा आपको पता है, लिखवा चुके हैं हम, और उदाहरण भी। अब की बार ये परिभाषा पूछ ली गई, अगली बार ऐसे वाक्य देके पूछ लिया जाएगा अंडरलाइन करके कि यहाँ कौन सी क्रिया है, तो फिर क्या भाई पूर्वकालिक। एक हमने बताई थी नामबोध क्रिया, वो भी बहुत बार पूछी जाती है भाई, नामबोध क्रिया। नामबोध क्रिया क्या होती है भाई, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे के द्वारा करवाता है। जैसे एक बार पूछा गया था वह पत्र लिखवाता है, यानी कि लिखवाता है, स्वयं नहीं लिखा उसने, किसी से करवाया। वो क्रियाएं क्या होती है भाई, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। वो नाम बोधक या उनको नाम धातु क्रियाएं भी कह देते हैं भाई। ये ऐसी प्रेरणार्थक क्रियाएं ये सब करवा चुके हैं हम, आप देखना पीछे जाके। इसके बाद देखो भाई अगला फिर आया ये 1-2 ये घर पहाड़ और नदी। देखो अब एक संज्ञा से 2 प्रश्न पूछे गए हैं भाई। एक 15-20 मिनट की क्लास में आप ध्यान से अगर पढ़ते तो आपके 2 प्रश्न ठीक हो जाते। देखो घर, पहाड़ और नदी।
और यही उदाहरण दिए थे भाई, जब क्लास आपको करवाई गई थी संज्ञा की, तो उदाहरण भी यही के यही उठाए गए थे, सेम टू सेम। आप देखोगे क्लास तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैम को पता तो नहीं था पेपर ऐसा आएगा। देखो ये उदाहरण भी ऐसे के ऐसे उठाए गए थे। ये कौन सी संज्ञा है भाई? देखो घर क्या है, घर का आप नाम रख सकते हो, घर आपके पास भी है, मेरे पास भी है और सबके पास है। और देखो पहाड़ क्या है, पहाड़ मैंने उस समय देखो पहाड़ के उदाहरण में भी बताया था, यदि हम पहाड़ पर्वत ये ऐसे है, इनके अगर नाम पर्वत है, जैसे हमने नाम ले दिया हिमालय, तो वो तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर पर्वत, इसी तरह से नदी देखो, यदि हमने गंगा नदी कह दी तो क्या व्यक्तिवाचक, लेकिन नदियां तो बहुत है, गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो वो क्या है फिर? ये जातिवाचक है भाई, ये जातिवाचक संज्ञा से देखो दो प्रश्न पूछ लिए गए आपसे, एक तो द्रव्यवाचक का और एक ये। अब देखो वाच्य करवा चुके हैं ये भी भाई हम, उसने कुछ नहीं खाया, नहीं वाच्य नहीं भाई, ये पूछा गया है विशेषण से, सर्वनाम से। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो कुछ यानी कि कुछ, यहां आप देखो कुछ का मतलब है उसने कुछ नहीं खाया, यानी कि कुछ भी। हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता कि सिर्फ रोटी नहीं खाई, दूध नहीं पिया या क्या नहीं, कुछ नहीं खाया यानी कि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्या खाया क्या नहीं। तो ये क्या है भाई? फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा भाई। अगर पता होता तो फिर क्या निश्चयवाचक हो जाता। देखो भाई आप है, आपका तत्सम शब्द देखो दो पूछे गए हैं, यानी कि तत्सम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तत्सम तद्भव याद करने चाहिए भाई। देखो आप क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम आप पढ़ते आए हो, लेकिन इसका पूछ लिया तत्सम रूप। तत्सम रूप, तत्सम आप समझते हो ना, तत्सम यानी कि तत्व उसके और सम यानी के समान, उसके किसके समान? संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम। अब आपका आप क्या होता है भाई? अपने आप के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन वहां जो संस्कृत में हम देखेंगे तो आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं हम क्या है? एक आत्मा है। तो यहाँ इसका जो तत्सम रूप होगा वो क्या है भाई? आत्मा। निज तो देखो इसमें दिया हुआ है निज, अपनापन। देखो अपनापन क्या भाववाचक संज्ञा बनाई गई। फिर आत्मजा, आत्मजा क्या भाई? निज, निज तो ये सर्वनाम में आ जाएगा। फिर अब देखो भाई एक प्रश्न क्रिया से था, कहाँ है वो? एक देखो भाई संधि पूछी गई है महेंद्र, महेंद्र संधि पूछी गई है, संधि नहीं करवाई गई है, अभी करवाएंगे आपके। संधि बड़ा टॉपिक है भाई, बहुत कई क्लासेस बनेंगी। देखो महेंद्र, इसका संधि विच्छेद पूछा गया तो महाजमा में इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद होगा भाई। और महेंद्र कई बार पूछ लेते हैं, ये क्या है? स्वर संधि के अंतर्गत गुण स्वर संधि का उदाहरण है भाई महेंद्र। कई बार ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। एक भाववाच्य का भी पूछा गया है। देखो भाई ये एक है ना, ये भी पूछे जाते हैं, किंडरगार्टन पद्धति पूछा गया है, ये फ्रोबेल की है ये, इसी तरह मैडम मोंटेंसरी की। देखो वह खेल रहा है, किस प्रकार की क्रिया है? क्रिया का हो चुका है भाई, और ये सब आपको लिखवा चुके हैं हम।
वह खेल रहा है। अब देखो इसमें क्रिया पूछी गई है तो वहां आपको लिखवाई गई थी, आप पीछे जाके देखना कि कुछ क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। जैसे अकर्मक में लिखवाया गया था रोना, हंसना, सोना, और इसमें सकर्मक में लिखवाया गया था खेलना, पढ़ना। ये सब क्या थी, यानी कि खेल रहा है। अब यहाँ आप क्या से प्रश्न करके देखोगे कि क्या खेल रहा है, तो यहाँ क्या यानी कि कुछ शेष है, कुछ तो खेल रहा है। अब वह सो रहा है लिख दिया, देखो इसकी जगह वह सो रहा है। तो अब क्या जिज्ञासा है भाई, सोने में क्या है, सो रहा है, ये तो क्या है अकर्मक क्रिया है, लेकिन क्या खेल रहा है, खेल तो बहुत है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो यानी कि यहाँ ये क्या है भाई, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है भाई। यहाँ देखो वाक्य में भी पूछ सकते हैं और कई बार वैसे क्रिया का रूप देके कि सोना क्या है, ऐसे पूछ लेते हैं सोना कौन सी क्रिया का रूप है, सकर्मक या अकर्मक, या फिर पूछ लेते हैं पढ़ना, खेलना ही पूछ लिया जैसे, तो वही बात है, खेलना क्या है सकर्मक, पढ़ना क्या है, कुछ पढ़ेंगे ना, किताब, नोवेल, कहानी, उपन्यास, और सोना क्या है, ये अकर्मक है। तो वहां पूरी बनवा आपको लिखवाया गया है सकर्मक या अकर्मक क्रियाएं, वो आप देख लेना पीछे जाके। अब देखो भाई एक भाववाच्य से पूछा गया था, अब यहां मेरे सामने तो अब देखो कारक से एक प्रश्न और आया भाई, नाव जल में तैर रही है, नाव जल में तैरती है, ये प्रश्न पूछा गया भाई। तो देखो इसमें तो सीधा सीधा है जल में, यानी कि में क्या है, में पर विभक्ति चिन्ह कहां था भाई, में पर अधिकरण में, तो यहां तो अधिकरण कारक है। अब देखो भाई एक वाच्य का पूछा गया था इसमें आपसे, अब वो मेरे सामने यहां नहीं है शायद, अब हम वैसे देखते हैं वो वाच्य का क्या था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वो क्या था, लेकिन है ऐसा ही मिलता जुलता और वो करवाया हुआ है। देखो असमर्थ वाच्य के भेद देखिए, वाच्य से प्रश्न आया तो वाच्य के भेद है भाई 3, क्या थे, कर्तरी वाच्य, एक क्या था कर्म वाच्य, और एक क्या था भाववाच्य। अब भाववाच्य से पूछा गया था एक प्रश्न कर्तरी, अब इसमें क्या है कि भाव यानी कि क्रिया जो है वो भाव असमर्थता दिखाएगा, या तो वाक्य में कहीं भी असमर्थता दिखेगी आपको कि वह चल नहीं सकता, वह पढ़ नहीं सकता, ऐसा ही आया है एक वाक्य, वह पढ़ नहीं सकता, यानी कि असमर्थता का भाव जहां भी दिखेगा आपको वहां क्या होगा भाई, भाववाच्य होगा। और ये हम वाच्य कर्तृवाच्य ये डिटेल से आपको एक पूरी क्लास में करवा चुके हैं, सब करवाए हुए में से था भाई एक दो जो संधि है, कारक, ये टॉपिक हमने अभी करवाए नहीं है, वो जल्द ही करवा देंगे। लेकिन सब कुछ यदि आपने विबोध एकेडमी से पढ़ाई की होती तो आपके 30 में से 30 नंबर बनते भाई। ये तो उदाहरण भी एज इट इज पूछे गए हैं, ये नहीं है कि देखो आत्मश्लाघी नहीं बनना चाहिए आदमी को, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके करवाए में से अगर आता नहीं है तो मैं उसको अध्यापक भी नहीं मानती। जो अध्यापक आपको अध्ययन करवा रहा है और उसमें से कुछ आया ही नहीं तो फिर उसका अध्ययन करवाने का फायदा क्या, करवाया इसीलिए जा रहा है कि आप लोगों को फायदा हो, आप लोग सीखो, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठो, पास हो, ये हमारा मेन मकसद यही है भाई। और विबोध एकेडमी के YouTube चैनल पे आपको पूरी व्याकरण मिलेगी, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की प्रतियोगिता परीक्षा हो भाई, छोटी से बड़ी। और अब जो आगे एग्जाम अभी होगा ना यूपी टेट का, उससे पहले हम एक मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आने वाले हैं, उसमें से ही आपको ज्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे भाई। आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।